Now today we will discuss about electric field. What is electric field? Why the concept of electric field is needed? So till now what we have discussed that according to Coulomb's law, and Coulomb's law states that electric force of interaction between two stationary point charges Q1 and Q2 is given by the formula F is equal to some constant Q1 Q2 upon R square. That is the force exerted between these two charged particles. It means Q1 exerts the force on Q2 and Q2 exerts the force on Q1. Now the question arises कि how first charge exerts the force on second charge or vice versa, because they are not in contact with each other. In our daily life, what we see is that if you want to apply a force on any body, then a physical touch is needed. For example, if I want to lift this chalk, then I have to touch it and then exert the force. So, but here both charges are not in contact. So how if first charge can exert a force on second charge or second charge exerts a force on first charge? So we can say that electric force is acting at a distance. So it is force acting at a distance without any physical contact. So to explain this, how a charge can exert the force on another charge without coming in contact to it, contrary to our classical or physical situations, the concept of electric field arises. So now I give one example related to electric field. Suppose we have a pond. Suppose we have a pond which is full of water, and water is there, and a leaf or a piece of paper is placed anywhere inside the pond. You are standing here and piece of paper or a leaf is present inside it. So if I ask how to exert a force on piece of paper without touching it, कि मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर हमें फोर्स लगानी है, इसको डिफ्लेक्ट करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, और आप यहाँ खड़े हो, इसको बिना टच किए आपको ऐसा करना है, तो आप क्या करोगे? वन ऑफ द मेथड इज टू टेक ए स्टोन एंड थ्रो इट इनटू द पॉन्ड. ये आपने एक पत्थर फेंक दिया इसके अंदर. जैसे ही आप पत्थर डालोगे, पत्थर डालने से क्या होगा? वाटर वेव्स विल प्रोड्यूस रिंकल्स. अब रिंकल्स प्रोड्यूस होंगे बोथ लाइन पे, इस तरह से रिंकल्स प्रोड्यूस होंगे. जब वो रिंकल यहाँ पर पहुंचेगा, जब वो वेव यहाँ पर पहुंचेगी, तो पीस ऑफ पेपर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब आपने बिना टच किए पेपर को डिस्टर्ब कर दिया, आपने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर दिया. तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या कहूँगा कि पत्थर ने क्या किया? पहले अपना फील्ड क्रिएट किया, मतलब अपनी वेव्स प्रोड्यूस की वाटर के अंदर, और उन वेव्स ने पीस ऑफ पेपर को डिफ्लेक्ट कर दिया. इट मींस इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस. द स्टोन क्रिएट्स इट्स own field, and if any piece of paper is placed inside that field exerts a force on that paper. So it is a two step process कि इसने अपना फील्ड क्रिएट किया, और उस फील्ड में यदि कोई पेपर का पीस है या कोई आप कह सकते हो कोई पत्ते का टुकड़ा है, उसको वो क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा. So in the same way we
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या बोलेंगे कि सपोज आई हैव प्लेस्ड एनी चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, चार्ज इज क्यू। तो जैसे ही कोई चार्ज होता है प्लेस करते हैं, वो अपने चारों तरफ अपना फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब वाटर के केस में हमें वाटर वेव्स दिखाई देती है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता, तो हम कह सकते हैं इनविजिबल है। तो जैसे ही आप कोई चार्ज रखते हो, एक इनविजिबल फील्ड इसके चारों ओर क्रिएट हो जाता है। उसकी कैसी शेप होगी, क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं कि इसी तरह से जैसे ये अपना फील्ड क्रिएट करता है स्टोन, इसी तरह से कोई चार्ज रखते हैं तो भी अपना फील्ड क्रिएट कर देता है। अब वो फील्ड कैसा होगा, अब उस फिर से एनालॉजी इसकी लेते हैं। अब ये बताओ कि ये तो हमने पत्थर ने जो फील्ड क्रिएट किया, अपनी वाटर वेव्स क्रिएट की, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, उसकी स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट वन इज यदि स्टोन हैवी हो या स्मॉल हो, लाइट हो, दोनों केसेस में फर्क पड़ेगा। ज्यादा बड़ा पत्थर मारोगे तो ज्यादा रिंकल्स प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन इसका होगा, इसकी पोजीशन उतनी ही ज्यादा चेंज हो जाएगी। इसी तरह से यदि स्टोन जितना लाइट होगा उतनी ही कम एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होगी, और कम एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस होगी तो कम फोर्स लगेगी। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो स्टोन के साइज मींस मास पे डिपेंड कर रही है। दूसरा, स्टोन से जितनी दूर पीस ऑफ पेपर होगा, जितनी दूर होगा उतनी ही कम एम्पलीट्यूड की वेव वहां पर पहुंच पाएगी, और जितनी कम एम्पलीट्यूड की वेव पहुंचेगी उतनी ही फोर्स कम लगेगी। जितना ये इसके नजदीक होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। अब किस पावर के ऊपर है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ही कम फोर्स लगेगी इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा, और जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उतनी ही कम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। दूसरा, इस चार्ज से जितनी दूरी पर, सपोज करो दो पोजीशन है, पोजीशन ए और पोजीशन बी, Q1 चार्ज यहाँ रख दिया, Q2 चार्ज यहाँ रख दिया, तो Q1 चार्ज Q चार्ज के नजदीक है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी यदि दोनों सेम चार्ज है, Q1 = Q2। इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, इसके ऊपर कम फोर्स लगेगी क्योंकि इससे दूर हो गया। सो सेम केस। So now I will explain what is electric field. This is an analogy. So electric field is a concept to explain the effect of one charge on the other which is a distance apart. जो एक दूसरे के दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम आता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स लगाता है। तो इस फोर्स मेथड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे ही कोई चार्ज रखते हो, चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आप रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। सो नाउ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, now I will explain. So electric field is space around, electric field is space around a charge in which its effect can be experienced. So electric field is a space around a charge in which its effect can be experienced. कि एक कहीं भी कोई भी चार्ज रखोगे, उस चार्ज के चारों ओर का स्पेस जहां तक वो चार्ज दूसरे के ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको जनरेट करना है तो यू मस्ट नीड चार्ज। चार्ज होना बहुत जरूरी है, चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। So now next one is electric
field intensity, electric field intensity, and it is denoted by E vector. It is a vector physical quantity. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मेजर करती है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. These two things are determined by the electric field intensity. जैसे पत्थर आपने फेंका तो पत्थर का फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ वीक है, ये इस बात से देखते हैं कि जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उसकी हाइट कितनी है. जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही हम कहते हैं वाटर वेव्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग वेव है, उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे. इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि E की वैल्यू यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो वहां पर ज्यादा है. जहाँ E की वैल्यू कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है. So what electric field intensity is? Electric field intensity measures the strength of electric field, where it is strong and where it is weak. It is determined by the vector E, electric field intensity, and numerically it is defined as electric field intensity at a point. You can see at a point in an electric field is defined as force. Which force? Electric force experienced by a test charge particle placed at that point such that its magnitude tends to 0. That is the definition of electric field intensity, and mathematical I can write E vector is equal to electric field intensity is equal to electric force F vector experienced by a test charge particle, and if I take test charge particle Q naught, then it is F vector by Q naught. Electric force per unit charge per unit charge. Which charge? Test charge. So F vector by Q naught such that its magnitude tends to 0, means limit Q naught tends to 0. That is electric field. E vector equal to limit Q naught tends to 0 F vector by Q naught. अब रीजन ये है कि ये लिमिट क्या है, लिमिट Q naught tends to 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? So now I will explain why it is taken as Q tends to 0. For example, in the example of Ohm and leaf system, so or piece of paper, I am mentioning these two things कि या तो कोई पत्ता हो या कोई कागज का टुकड़ा हो. तो यदि आप दोनों में ध्यान दोगे तो कागज का टुकड़ा या पत्ता दोनों का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया था. तो क्या होता है कि सपोज करो कि एक तालाब में आपने एक पत्थर को फेंक दिया, उसने अपना फील्ड क्रिएट किया, जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना ही वीक होता जाता है. अब आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो कि P पॉइंट पर इस पत्थर का फील्ड कितना है. अब चेक करना चाहते हैं तो वाटर वेव है हमें दिखाई देती है, तो सिंपली हम ये देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है. मैग्नीट्यूड कम है कहेंगे वहां पर फील्ड कम है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है फील्ड ज्यादा है. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल नहीं है, इनविजिबल है,
यदि इनविजिबल है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे सपोज करो कि वाटर वेव हमें नहीं दिखाई देती है और पी पॉइंट पर ये देखना है कि फील्ड कैस कितना है, वहां पर कम है या ज्यादा है, तो एक कागज का टुकड़ा मैं यहाँ डाल दूंगा, ये डाल दिया पी पॉइंट पर, क्योंकि पी पॉइंट पर देखना है। कागज का टुकड़ा यदि डाल देंगे तो यदि ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा ऊपर नीचे तो हम कहेंगे यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और यदि ये कम डिफ्लेक्ट होगा तो कहेंगे फील्ड वीक है, और ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो हम कहेंगे फील्ड इज एब्सेंट, फील्ड नहीं है वहां पर उसका। सेम अब क्वेश्चन ये है कि कागज का टुकड़ा या पीस ऑफ पेपर ही क्यों लिया, और चीज क्यों नहीं? सपोज करो इसको टेस्ट करने के लिए मैं दूसरा पत्थर ले लेता हूं, दूसरा पत्थर यहां डालूंगा तो क्या आप पता लगा सकते हो कि वहां पर उसका फील्ड है या नहीं? नहीं, क्योंकि जैसे ही दूसरा पत्थर डालोगे तो अपना फील्ड क्रिएट कर देगा, वो अपना फील्ड क्रिएट कर लेगा। आप जा रहे थे इस पत्थर का फील्ड टेस्ट करना पी पर, और उस टेस्ट करने के लिए जो आपने लिया उसने अपना खुद का फील्ड क्रिएट कर लिया, उसके कारण दोनों फील्ड यहाँ पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो हमें इसका फील्ड की बजाय दोनों का फील्ड मिलता है। इसी तरह से कोई भी चार्ज है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने का मतलब आपको ये देखना है कि वहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो ये चार्ज है सपोज एनी चार्ज क्यू, इसने अपना फील्ड क्रिएट कर लिया, फील्ड इज इनविजिबल, और फिर से आप पी पॉइंट पर ये देखना चाहते हो कि इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो पी पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं फील्ड का स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख के देते हैं क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। Why test charge? Because this charge is used to test the electric field of this charge, and this charge is called source charge. Source charge. Source means this charge is the source of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यदि प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं हम पी पॉइंट पर है या नहीं, तो उसके लिए हमने एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा क्यों नोट, तो इसको कहा टेस्ट चार्ज। अब पी पॉइंट पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं और आपने रख दिया क्यों नोट, ये भी एक चार्ज है, चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यदि ये अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो पी पॉइंट पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सोर्स चार्ज का भी और टेस्ट चार्ज का भी, जबकि हम चाह रहे थे सिर्फ सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आए तब पॉसिबल है जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही ना हो। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कब नहीं होगा, जब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम होगा, आइडियली तो जीरो होना चाहिए। जैसे ही जीरो हो जाएगा तो हम टेस्ट नहीं कर सकते कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाता है, और यदि आपने न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ रख दिया तो फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लगेगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि क्यू नॉट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना करे तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम होना चाहिए, टेंड्स टू 0। दैट्स व्हाई दिस लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ताकि इसका अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले। सो दैट्स व्हाई दिस लिमिट। तो जैसे आप क्यू नॉट यहां रखोगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा, यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वहां पर कम है। तो इससे हम ये पता लगा लेते हैं। तो दोनों के बीच की फोर्स निकालेंगे हम कूलम्ब लॉ से, क्यू नॉट को डिवाइड करेंगे और फिर क्यू नॉट को टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो these two charges, source charge and test charge. So source charge क्या हुआ? What is source charge? Source charge is that charge which produces electric field, which produces electric field. अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी प्रोड्यूस करते हैं, सभी चार्जेस, तो फिर सोर्स चार्ज किसको कहें, जिसके फील्ड को आप स्टडी कर रहे हैं, which produces electric field and which is under study, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसका फील्ड आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। एंड टेस्ट चार्ज, the charge
which test the presence of electric field of source charge। अब सोर्स चार्ज अकेला भी हो सकता है, तो ये बहुत सारे चार्जेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दीज आर द टू चार्जेस, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। नाउ as electric field is a physical quantity, vector physical quantity, so it must have direction also, it must have unit also. So first we will discuss what is the SI unit. You know E is equal to force per net charge. SI unit of force is Newton and SI unit of charge is Coulomb, so it is Newton per Coulomb. That is the SI unit. CGS unit, dyne, Coulomb, you can say ESU or state Coulomb or Franklin. So that is the CGS unit. Now you have to find the relation between 1 Newton per Coulomb is how much of dyne per ESU. You have to calculate Q of that. Now I already told you that it is a vector physical quantity. So vector physical quantity has magnitude as well as direction, and it must obey the vector laws of algebra. So what is the direction? Magnitude is given by this relation, E is equal to F vector by Q naught. So magnitude is F by Q naught. So what is the direction? Now direction of electric field depends on the direction of F electric force and the polarity of the charge, because it is divided by Q naught. If it is positive or if it is negative, it depends. The polarity of the charge decide the direction of electric field. For example, E is equal to F vector by Q naught. Limit Q naught tends to 0. So first case, if Q naught is positive, then direction of electric field is parallel to the direction of electric force. Means जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, जो हमने कूलम्ब लॉ से डायरेक्शन देखी थी, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यदि Q naught, if Q naught is negative, if it is negative, then E is equal to minus F. So E vectors will be anti-parallel to electric force. Always remember these rules for determining the direction of electric field intensity. If charge placed is positive, then electric field is parallel to force, and if Q naught is negative, electric field is anti-parallel to F. Whether is it right or not? No, because electric field, मैंने बताया कि electric field किसकी प्रॉपर्टी है? Electric field is the property of source charge, और source charge की जो electric field है वो test charge के साइन पे डिपेंड करे, it is not possible. तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q naught पे तो डिपेंड ही नहीं करता है. In the next article I will derive the relation. So what I have written, if Q naught is positive it is parallel, if Q naught is negative it is anti-parallel to force, it is wrong. Because electric field does not depend on the test charge. It is the property of the source charge. सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करते हो, सोर्स चार्ज की पोलैरिटी चेंज करते हो, और सोर्स चार्ज से जितनी दूर जाते हो डिस्टेंस, इन चीजों पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है. सो व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ आई विल एक्सप्लेन. सो डायरेक्शन इज, फर्स्ट केस, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, if source charge is positive, it is radially outward, and if source charge is negative, it is radially inward.
रेडियली इनवर्ड। अब कैसे डिसाइड करते हैं कि कहां पर कैसी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? सो फॉर दैट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ टू चार्जेस, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एंड हाउ टू generalize that particular case. So first I repeat what we have done. What is electric field? Electric field is the space around a charge in which its effect can be felt. So what do you mean by effect? मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का रीजन जहां तक वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों चार्जेस दूर होते हैं तो फोर्स एक्टिंग एट ए डिस्टेंस, सो व्हाट वी हैव फॉर्मलाइज्ड दैट कि कोई भी चार्ज रखते हैं वो अपने चारों तरफ अपना फील्ड क्रिएट कर लेता है। उस फील्ड के अंदर जब दूसरा चार्ज हम पुट करते हैं तो वो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा देता है। तो टू स्टेप प्रोसेस में हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कहाँ पर वीक है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन की, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज such that the magnitude of test charge tends to 0. Then after that we have discussed SI unit, changes unit, and it is a vector physical quantity, so it must have direction also. Now we will focus on direction of electric field. What is the direction and how to determine it? For example, I am taking positive charge here placed at point O, and we want to find the direction of electric field at point P, which is at a distance r from it. r distance पर कोई भी पॉइंट P है तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो रेडियली आउटवर्ड कैसे पता लगेगा? जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देख लो। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इट मस्ट बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर भी जाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की होगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो इस लाइन ज्वाइनिंग के लोग काम करेगी। पॉजिटिव ये रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स जिधर भी ये जाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इट मींस एट पॉइंट P the direction of electric field is radially outward, बाहर की तरफ। इसी तरह से सपोज करो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव Q, फिर से कोई पॉइंट है P r डिस्टेंस पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखो। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर भी जाएगा, अब नेगेटिव है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा फिर ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड। तो कई बार ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्चुअली इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वहां पर वो सिंक होगा। सो फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड। सो हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है वहां एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखो कि वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर भी जाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a single point charge, or you say simply due to a point charge, that is the electric field intensity due to a point charge. So I told you that electric field is created by the charges, so we have one charge and you have to find the electric field intensity at a point. So let us take that particular charge. So suppose this is the charge. अब चार्ज है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, क्या इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एट ए पॉइंट, तो वो पॉइंट इस चार्ज के चारों कहीं पर भी हो सकता है। तो सपोज दिस इज द पॉइंट P,
ये पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब पॉइंट पता है चार्ज कारक का, ये पता है, तो यू शुड नो द डिस्टेंस बिटवीन देम, so let r be the distance. So from the article two things are given: magnitude of charge and the distance of point where electric field intensity is to be calculated from the charge. So you can start. Let Q is magnitude of charge placed at point O and OP is equal to R, and P is that point where you have to find the electric field intensity. So how to calculate? So I already told you that what is the definition of electric field intensity. Electric field intensity is limit Q naught tends to 0 F pressure by Q naught. Means first you put a test charge at that point where electric field intensity is to be calculated. Then calculate the electric force, divide by the test charge and put limit Q naught tends to 0. So at point P, let's put a test charge here, Q naught. So we have to put let Q naught is the test charge placed at point P. So if you place a test charge at point P, then two charges are there. So according to Coulomb's law, electric force will exist in between these two charges. So according to Coulomb's law, the electric force between test charge and source charge will be, what will be the force? F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, Q into Q naught and its magnitude. That is the Coulomb's law. Now you can also, because force is a vector physical quantity, you can tell also the direction. So direction is Q is positive, Q naught is positive, so it will be repelled. So this is the direction of F. So direction is from along O to P, or you can say along OP vector. OP vector means initial point is O, ending point is P. So this is the direction along OP. So this is the force. After that, what we have to do? Then magnitude of electric field intensity at point P is the magnitude. So I write only E, not E vector, is equal to F by Q naught and limit Q naught tends to 0. So I write limit Q naught tends to 0. F, value of F is 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon R square. That is that upon Q naught. So upon Q naught will be cancelled out. So it becomes limit Q naught tends to 0. 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. I left the magnitude sign here because already I am taking Q is the magnitude of charge. Already is not included. So 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. Now put Q naught is equal to 0 in this formula, and now you can see there is no Q naught in it. So it becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
Q upon R square, that is magnitude of E. So what is the direction? Direction is, I already told you कि जिस डायरेक्शन में Q नॉट जाएगा वही डायरेक्शन E की होगी. अब Q नॉट जा रहा है इस डायरेक्शन में, so along OP. So I write the direction here. So direction is along OP vector, same in which force is acting, because the charge is positive. So along OP vector. So you can combine these two. It is the magnitude, it is the direction. So if you combine, you can write E vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R cap. R cap is a unit vector along OP vector. This is R cap, unit vector, because unit vector gives the direction. Now from this formula, we observe that E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So E is directly proportional to Q and inversely proportional to R square. What we have concluded when we start the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा चार्ज का उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. जितना पॉइंट P चार्ज से दूर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा. जितना पॉइंट P चार्ज के नजदीक होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. सो E डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, चार्ज and distance of point P from the charge. It does not depend on test charge. Q नोट पे डिपेंड ही नहीं करता है, because electric field is the property of source charge, not of test charge. So that's why in this expression you feel that E is inversely proportional to Q naught. कि E है वो Q naught के inversely proportional है. Q naught जितना ज्यादा होगा E उतना ही कम होगा, Q naught जितना कम होगा E उतना ही ज्यादा होगा. But no, because Q naught का फैक्टर फोर्स में भी आता है, तो Q naught फोर्स में भी है और Q naught से डिवाइड कर दिया, so it will cancel out. So electric field is only a property of source charge and distance. It depends on magnitude of charge and distance of point P from that charge. So that is all about electric field. Now we will do a numerical related to electric field intensity. So suppose find electric field intensity at a point 10 meter away from 10 microcoulomb charge. Very simple. Means we have a 10 microcoulomb charge and we have to find the electric field intensity at a point which is 10 meter away. So Q is given 10 microcoulomb. So micro is prefix, so remove it. 10 into 10 to the power minus 6 coulomb. So it is 10 to the power minus 5 coulomb. So and R is also given 10 meters. So units are same SI. So now apply the formula. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. Q is 10 to the power minus 5. R is 10 का square. So if you calculate it, the result comes out to be 9 into 10 to the power 2 Newton per coulomb. So that is the magnitude. Direction is along OP. If you put a test charge here, positive repel, so this will be the direction of electric field along OP. Same thing. So by this way we can find out the magnitude of electric field and direction. Similarly, you can find
the electric field at point Q, which is at a distance 7 meter. You can calculate yourself. So that is all about electric field. In the next lecture, we will discuss about how to calculate the electric field due to multiple charges, because this is only for a single charge. Two charges may be present, three charges may be present, multiple charges may be present. So how to calculate the electric field and how to visualize the electric field, that are electric field lines. Thank you.